Hello students. Now today we will start our new topic that is mitochondria. Which chapter is going on? हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा सेल दैट इज ऑफ क्लास नाइन्थ क्लास का चैप्टर 5th है दैट इज सेल. सेल को हम बोल देते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, बेस मेन चीज क्या है, तो वो जो मेन जिससे हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड सेल. और सेल मिलके मैंने आपको बताया था बेटा कि सेल मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज. टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, ऑर्गन. ऑर्गन मिलके क्या बनेगा, एक ऑर्गन सिस्टम. जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, ये सारे सिस्टम्स हैं. और सारे सिस्टम्स मिलकर ह्यूमन बीइंग की बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है. सो मेन जो क्या हो गया, लिविंग सेल. तो सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं. सेल के अंदर मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, थोड़ा सा एक बार रिकैप करा देती हूँ. तो जैसे यहाँ पर एक बार समझा देती हूँ, ये जैसे सेल हो गया. ओके, इस सेल के यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने, इस मेम्ब्रेन, ये सेल का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने. जनरली जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली होती है, इसलिए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सिलेक्टेड चीजें ही अंदर सेल के अंदर सेंड करती है. तो ये सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या हो गया स्टूडेंट, सेंटर में न्यूक्लियस. और यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन में यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है. दैट जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती है. हम वन बाय वन एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं. और सबसे बड़ा अगर मैं पूछती हूँ सेल ऑर्गेनेल कौन सी है स्टूडेंट, तो वो है न्यूक्लियस. सबसे बड़ी जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल, स्टूडेंट याद रखो, सेल और हमारे बॉडी के हम उनको बोल देते हैं बेटा ऑर्गन्स. जैसे हमारा स्टमक है, पैंक्रियाज है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है. तो ये सारी हमारी क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स है. बट यहाँ पे बहुत सारी उनको ऑर्गन्स नहीं बोलते, हम उनको क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनील्स. क्या बोल देते हैं हम उनको, ऑर्गेनील्स. तो वन बाय वन हम सारी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो नाम जिस साइंटिस्ट ने दिया था, दैट साइंटिस्ट नेम इज बेंदा, BENDA. उस पर्सन ने सबसे पहले ये जो नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, दैट वाज गिवन बाय बेंदा. अब देखो स्टूडेंट, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ. ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे सेल के अंदर ऐसे मिलता है. ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ही होगा. किसी के अंदर 300 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल. कि वहां पे मसल सेल है, वो लीवर सेल है, या वो ब्लड सेल है, तो डिपेंड करता है कौन सा सेल है. तो यहाँ पे ये नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है इस साइटोप्लाज्म में. तो ये मैंने इसका बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है. ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पावर हाउस ऑफ द सेल. व्हाट वी कॉल दिस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पावर हाउस. ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल. या इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं. नाउ सबसे पहले
क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, कोई भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है, कोई कंपाउंड बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है, या हमें रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए हर जगह पे क्या चाहिए स्टूडेंट? एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कैसे मिलती है? हमारे सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेल होती है ये उस एनर्जी को सिंथेसाइज करती है। तो ये एनर्जी कहाँ बॉडी में रिलीज होती है? दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कैसे रिलीज होती है वो मैं बताऊंगी, लेकिन एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, दिस इज द कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्टूडेंट्स? डबल। कैसा होता है ये? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? दो मेम्ब्रेन, एक आउटर और दूसरी क्या हो गई? इनर। दो मेम्ब्रेन है इसमें, ठीक है। बाकी ऑर्गेनेल्स के अंदर दो मेम्ब्रेन नहीं होती। हाँ, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है। ओके, सो न्यूक्लियस सबसे बड़ा सेल के अंदर जो सबसे बड़ी जो पूछ लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स कौन सी है? दैट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी बड़ी सेल ऑर्गेनेल है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल वॉल्ड है स्टूडेंट्स। डबल वॉल मतलब दो वॉल हो गई, एक वॉल ये हो गई और एक वॉल जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, एक ये बाहर और दूसरी वॉल जो है वो अंदर की साइड थोड़ी सी फोल्डेड में है, इस तरीके से। दूसरी वॉल क्या है? अंदर की साइड ऐसे फोल्डेड है और बाहर क्या है? सिंपली आपको दिख रही है यहाँ पे आउटर वॉल, जो कि क्या हो रही है? वेरी पोरस। और अंदर वाली क्या है? डीपली फोल्डेड। ये अंदर वाली वॉल क्या है स्टूडेंट्स? ये मेम्ब्रेन क्या है? डीपली फोल्डेड है। और ये बाहर वाली क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ज्यादा पोरस है। इसके अंदर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ओके, अब देखो बाहर वाली वॉल को हम बोल देते हैं आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर वाली जो वॉल है उसको हम बोल देते हैं इनर मेम्ब्रेन। सो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये दोनों क्लियरली हो गया। अब इसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक जैसे मैंने आपको बताया था सेल के अंदर, जैसे ये सेल हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे मैंने बताया था एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसे ही इसके अंदर यहाँ पे ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन की यहाँ पे जगह खाली दिख रही है, यहाँ पे भी एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है। दैट जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप क्लियर है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये कुछ दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इधर इस मैट्रिक्स के अंदर आपको राइबोसोम्स दिखाई देंगे। राइबोसोम्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन। दीज राइबोसोम्स सिंथेसाइज प्रोटीन। ये राइबोसोम्स क्या सिंथेसाइज करते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ओके, अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन हो गई और जो ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, इन दोनों के बीच में ये दिखाई दे रही है ना स्टूडेंट, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक तो हो गई बाहर की मेम्ब्रेन ये, ओके, और अंदर की मेम्ब्रेन ये इस तरीके से दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पे पूरा आपको देखो, इसके बीच में ये जो पूरी स्पेस बची हुई है, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसको क्या बोलते हैं हम? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, या इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस। ओके, इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस भी बोल सकते हो या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर है सभी को? अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो ऐसे आपको इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड है, देखो यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो गया ना, एक फोल्ड ये आ गया, सेकंड फोल्ड इधर ये हो गया, थर्ड फोल्ड आप देखोगे जैसे ये फोल्ड दिख रहे हैं ऐसे से इनर मेम्ब्रेन में। तो इन फोल्ड्स को हम बोल देते हैं, यहाँ पे ऐसे बने हुए ना फोल्ड से, तो इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्रिस्टे। क्या बोल देते हैं हम इसको? क्रिस्टे।
इन फोल्ड्स को। इन फोल्ड, ये जैसे फोल्ड हो रखा है, व्हाट इज इट्स रोल? टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सिंथेसाइज, ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंथेसाइज हो सके। और जो एनर्जी सिंथेसाइज होती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती है उन सब के लिए हम यूज करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये एनर्जी कौन सी बनती है एटीपी के फॉर्म में, वो मैं आपको थोड़ा बाद में डिस्कस करके बताती हूँ। पहले एक बार ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये मैंने मैट्रिक्स आपको बता दिया, यहाँ पे जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, ये राइबोसोम्स बता दिया। इस मैट्रिक्स के अंदर ऐसे गोल गोल से ऐसे रखे हुए होंगे जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ये जो फोल्ड्स है अंदर वाले, ये फोल्ड क्यों है? टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो स्टूडेंट, इनको फोल्ड्स को हम बोल देते हैं क्रिस्टे। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बता दिया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको एक स्ट्रक्चर मानो। ये स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने? ऐसा ये स्ट्रक्चर है ना, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ये एक स्ट्रक्चर ऐसे, तो मैंने यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, इसके ऊपर ये छोटे छोटे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, हर एक के ऊपर, क्योंकि यहाँ मैं बना के नहीं दिखा सकती, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इस तरीके से इसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम ऑक्सीसोम्स। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऑक्सीसोम्स ही है जो अंदर एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये अंदर जो ऑक्सीसोम्स होते हैं, इसलिए मैंने पूरे में नहीं बनाया, ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने ये एक स्ट्रक्चर बना के यहाँ दिखा दिया, जिसके ऊपर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बने हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीसोम्स। और ये ऑक्सीसोम्स ही होते हैं मेन, जो क्या रिलीज करते हैं? जो हेल्प इन सिंथेसाइजिंग द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी वर्क करते हैं, सबको क्या चाहिए स्टूडेंट? एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। विदाउट एनर्जी तो मैं आपको पढ़ा भी नहीं सकती, मैं बोल भी नहीं सकती। आई कैन नॉट वर्क, माई इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कैन नॉट वर्क, वो वर्क नहीं कर सकते। सो दिस एनर्जी जनरेशन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। और ये एनर्जी जनरेट कैसे होती है? जब हम फूड खाते हैं, तो वो फूड खाते हैं वो कैसे स्टूडेंट? ये आई होप ये आपको समझ आया। एक चीज और है कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्टूडेंट्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स, न्यूक्लियस, ये कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स होती है जिनके पास खुद का डीएनए होता है। खुद का क्या होता है स्टूडेंट्स? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है ये मैं अभी एक बार आप कर देती हूँ इसको यहाँ पर, ताकि आपको बता दो। डीएनए की फुल फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये एम थोड़ा सा मैं यहां ले आती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा क्लियर दिख रहा है आपको। सो राइबो NuClEIC, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए वही होता है स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि जिनके ऊपर हेरिडिटी यूनिट होती है, जीन्स होती है, और जो पेरेंट से हमें जो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द डीएनए। तो डीएनए की वजह से जो पेरेंट से जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हो या आप चिल्ड्रन बोल सकते हो, उनके अंदर एक जो बेबी है, उनके अंदर जो कैरेक्टर पेरेंट्स के मदर में पेरेंट्स से जो चिल्ड्रन के अंदर जो कैरेक्टर आते हैं, कहते हैं ना इसके बाल बिल्कुल पापा जैसे घुंघराले हैं, ठीक है, इसकी आईज बिल्कुल पापा जैसी है या मम्मी जैसी है, इसके आप कह सकते हो कि फेस स्ट्रक्चर मदर पे है, फादर पे है। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द डीएनए।
ठीक है, दिस इज ओनली द बिकॉज ऑफ द डीएनए। ऐसे ही आपका फेस का स्किन का कलर, जैसे किसी का बहुत ज्यादा, ऐसी आईज का कलर, किसी की ब्राउन आईज होती है, ब्लैक आईज होती है या ब्लू आईज होती है, दिस इज ओनली आईज का कलर बिकॉज ऑफ दिस। ये जो डीएनए जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, ठीक है, जो इसकी पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर आते हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ। तो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन किससे होती है? बिकॉज ऑफ डीएनए। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ डीएनए भी रखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे, यहाँ पे आप देखोगे डीएनए भी है, और जो कैसे होते हैं सिंगल और सर्कुलर में, ऐसे सिंगल और सर्कुलर में होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल और सर्कुलर। डीएनए की खोज सबसे पहले, डीएनए के बारे में जब बहुत ज्यादा डिटेल दी थी, वो साइंटिस्ट थे वैटसन एंड क्रिक। What is the name of the scientist who studied about detail in that DNA? That is Watson, W-A-T-S-O-N, Watson and Crick, C-R-I-C-K। तो वैटसन और क्रिक ने डीएनए के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था। अब ये सिंगल और सर्कुलर, ऐसे सिंगल और सर्कुलर के रूप में होता है, और डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड कैसे होता है स्टूडेंट्स? जैसे ये इस तरीके से, ऐसे ये डबल स्टैंड्स, एक जैसे पहले तो ये एक स्टैंड आ गया था और फिर ये दूसरा स्टैंड आ गया, इसलिए डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर, ठीक है, सिंगल सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंड के दो स्टैंड हो गए, एक स्टैंड ये हो गया और दूसरा स्टैंड कौन सा हो गया? ये हो गया, तो इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, ये इसके बारे में मैं रब कर देती हूँ क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस वन। तो ये सारा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया। नाउ आई विल स्टूडेंट टेल यू अबाउट कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको पावर हाउस ऑफ द एनर्जी एंड पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में। वो कैसे स्टूडेंट? जैसे हमने कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन होता है, और कंप्लीट ब्रेक डाउन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द फूड कहाँ होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट जो फॉर्म आ जाती है दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ओके, तो जो ये फूड, जो ये ग्लूकोज है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें मालूम है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उसके ऊपर ब्लड वेसल्स होती है। तो ये ग्लूकोज कहाँ आ जाता है स्टूडेंट्स? ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा। अब ब्लड वेसल्स से ये कहाँ पे आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो भी क्या हो गई? ये ऑक्सीजन आ गई। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है तो वहां पे स्टूडेंट एक तो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड वाटर, और जो तीसरा प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। उस तीसरे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं बहुत, तो आप कह सकते हो रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ये फूड हो गया, फूड के अंदर से क्या रिलीज कर दी हमने स्टूडेंट? तो फूड के अंदर से हमने एनर्जी रिलीज कर दी, और ये एनर्जी कहाँ रिलीज की है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज हुई है। और ये जो रेस्पिरेशन है, ये जो रेस्पिरेशन है, ये कैसा रेस्पिरेशन है स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन। Now why it is called aerobic respiration? Because यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन है ये? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और बट हमारे मसल सेल्स में जब हम दौड़ते हैं तो आपको स्टूडेंट मालूम होगा कि वहां पे जो मसल सेल्स है वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और तब वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है। एनर्जी तो रिलीज होती है सर, लेकिन ये दोनों जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनेंगे, वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाती है। इसीलिए थाई के अंदर क्या होने लग जाता है? वहां पे पेन होने लग जाता है।
तो हमारे जब मसल सेल से हम भागते हैं तो बहुत ज्यादा हमें क्या चाहिए, फूड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हम भाग रहे हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो बॉडी क्या करती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लग जाती है। लेकिन ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के लिए उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंच नहीं पाती इतनी जल्दी, तो क्या करती है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी वो क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। तो वहां पे बन जाती है लैक्टिक एसिड। ठीक है, वहां पे क्या बन जाती है, लैक्टिक एसिड। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं मिलता, वहां पे लैक्टिक एसिड बनने लग जाती है। ओके, बाद में आप मसाज वगैरह करोगे तो और आपने गर्म पानी से और ऑयल से मसाज करोगे थाई की, तो वहां पे ये लैक्टिक एसिड फिर ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगी। तो हमारा मेन था रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज दिस वन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन ग्लूकोज, जब ये सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करेंगे तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एटीपी। किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी। और कितनी एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं स्टूडेंट्स, 38 एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में बनती है जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। और एटीपी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस एटीपी को हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में एनर्जी, जो ये एनर्जी निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, कितनी एटीपी होती है, 38 एटीपी। ओके, और जो बिना इस ऑक्सीजन के एनर्जी रिलीज होगी वो भी एटीपी की फॉर्म में होगी, बट वो 38 एटीपी से वो एनर्जी कम होती है। क्लियर है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने इतना डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल के न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, और ये जो अंदर जो फोल्डेड में है वो फोल्डेड क्यों है, ताकि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके, और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी माइटोकॉन्ड्रिया, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी हमारी बॉडी में, जो कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अंदर हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है तो एटीपी की फॉर्म में ये स्टोर रहती है, ताकि जब जरूरत पड़े तो ये एनर्जी यूटिलाइज हो सके बॉडी में। सो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो ये सारा मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया स्टूडेंट्स। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है मेनली, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, दूसरा मैंने बताया था न्यूक्लियस, और तीसरा मैंने बताया आपको प्लास्टिड्स। तो इन सब के पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन, खुद का न्यूक्लियस, खुद का राइबोसोम्स और अपना खुद का डीएनए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को आपने जितने भी इसके बारे में बताया, और ये एनर्जी क्यों बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, क्योंकि ये क्या रिलीज करता है, एनर्जी फ्रॉम द फूड। That's why mitochondria is called energy currency of the cell और power house of the cell। और मैंने बताया था इसको जो क्रिस्टे होते हैं, ये जो फोल्डेड थे क्रिस्टे के ऊपर ऑक्सीजोम्स होते हैं, ये मेनली एनर्जी, ये इस एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करती है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। बट आज का लास्ट क्वेश्चन जो मुझे पुट करना है इस वीडियो में, जो मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है।
ओके, तो आपको आंसर बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो द माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? किस फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करता है? एटीपी की फॉर्म में और एडीपी की फॉर्म में या एपीटी की फॉर्म में? जो आपको आंसर करेक्ट लगे, you have to give your answer in my comment box. So thank you students for watching my videos.